लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन किया था। इंटीग्रेशन में एक रूल क्या था हमने, पहला रूल था पावर रूल था। पावर रूल में हम देख रहे थे तो x पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। x पावर n के इंटीग्रेशन के लिए आपको बस n को एक पावर रेज करना है और n+1 से डिवाइड कर देना है। पहला रूल बहुत सिंपल था। सेकंड क्या था, 1/x dx के लिए, क्योंकि वो n =-1 के लिए वैलिड नहीं था ये रूल, ये जो था इसके लिए वैलिड नहीं था। तो आपने अगर यहाँ पे x को पावर -1 रखूंगा तो आपका जो फंक्शन बनेगा x पावर -1 वो 1/x बन जाएगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन सेपरेटली देख लिया, ये क्या है, ln x प्लस कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है। और ये कांस्टेंट का रीजन अभी पता नहीं चल जाएगा कि क्यों आता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का कैसा प्रोसेस है, एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिए थे, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। जो रूल नंबर है आपने किया, रूल नंबर 3 इंटीग्रेशन में। इसमें बहुत थोड़े से रूल आपको पढ़ने हैं। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 में जो रहेगा, इंटीग्रेशन आपने x पावर n का देख लिया, x पावर -1 का भी देख लिया क्योंकि 1/x है। इंटीग्रेशन e पावर x का देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx, ये कितना रहने वाला है, e पावर x का जो इंटीग्रल रहने वाला है वो e पावर x ही रहने वाला है। e पावर x का डिफरेंशिएशन भी क्या था, e पावर x और e पावर तो प्लस कांस्टेंट कुछ लिख सकते हो। एक तो ये है। आगे अगर हम इसमें चलें, इसको मोर जनरलाइज इस फॉर्म में भी कई बार आ जाता है इंटीग्रल पे, अगर वहां पर कुछ मल्टीपल हो, जैसे यहां पर ax लिखा हो, कुछ मल्टीप्लाई में होकर, तो उसके इंटीग्रल के लिए क्या करोगे, e पावर ax बाय a कर देना प्लस c। ठीक है, ये तो है रूल और ये है मोर जनरल फॉर्म। ठीक है, उसी का ही मोर जनरल फॉर्म ये है सेम रूल का। ठीक है, आप इसमें मोर जनरल फॉर्म में जा रहे हैं तो आप इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे आपको इंटीग्रल एग्जांपल से अगर मैं बताऊं इसको, तो एक एग्जांपल भी लिख लो यहाँ पे। जैसे अगर आपको आगे इंटीग्रेशन करिए e पावर -3x का dx के साथ, तो e क्या हो जाएगा यहाँ पे -3, तो आप बस ये लिख देंगे e पावर -3x डिवाइड बाय -3। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, -1/3 e पावर -3x, प्लस कांस्टेंट लगा सकते हो लिखना चाहो तो, ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों रूल इस तरीके के, जनरल तो ये है, मोर जनरल फॉर्म ये है, और इन जनरल आप इसको इस तरीके के फॉर्म में आ जाएगा, e पावर x का इंटीग्रल e पावर x। ऊपर वाले का भी एक जनरल फॉर्म हो सकता है, जैसे आपने 1/x लिखा था ना, अगर मैं उसमें, अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है वहां पे, तो इसका भी एक जनरल फॉर्म लिख सकते हो, क्योंकि कई बार ना लीनियर फंक्शन ऐसा भी लिखा सकता है, e पावर ax प्लस b dx, इसका इंटीग्रल। अगर आपके पास वहां पे जगह है थोड़ी, तो वहीं पे लिख लीजिए सेकंड रूल के बराबर में। ये अगर ऐसा आ गया e पावर ax प्लस b, ax प्लस b क्या होता है, स्ट्रेट लाइन टाइप की इक्वेशन है ना, 3x प्लस 4 7x प्लस 3, इस तरीके से 1/डिनोमिनेटर कोई लीनियर फंक्शन है, स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, क्या रहना चाहिए, लीनियर फंक्शन है बस। तो आप इसका इंटीग्रल क्या करोगे, इस फंक्शन को लिख दोगे सारे को लॉग के अंदर, तो सारे का सारा किसके, जैसे ऊपर x लिखा था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x था तो वो किसके अंदर चला गया, लॉग फंक्शन के अंदर चला गया था, तो यहाँ पे कौन जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है, ये पूरा का पूरा किसमें चला जाएगा, इसको लॉग के अंदर डाल दीजिए। आप यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा, बट एक चीज और करना है इसके साथ, आप डिवाइड बाय a भी कर देना। ये क्या है, बेसिकली जो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको जो है डिवाइड में भी लिख लीजिए। हाँ, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं ये जनरल फॉर्म को लिख लेना, तो बॉक्स में डाल देना है। अब अगर मैं आगे चलूं, इसके आगे क्वेश्चन देता हूं आपको एक, जैसे क्वेश्चन अगर इस तरीके का आ जाए आपके पास, अगर आपको लिखा मिला 1 + 3x - 2, इसका इंटीग्रल करो। आपको फॉर्म आइडेंटिफाई करना है, कौन सा फॉर्म आ गया ये 1/a + b टाइप का फॉर्म है। तो आप आंसर क्या लिखोगे डायरेक्टली, ln ऑफ 3x - 2 डिवाइड बाय जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे लिख दोगे। ये एक्चुअली हो क्या रहा है पता है, जो अंदर ऊपर तो ये आएगा और जो नीचे आएगा ना वो डिनोमिनेटर ऑफ इंटरनल फंक्शन, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा 3 आएगा, तो वही लिखा हुआ है एक्चुअली। अगर एग्जैक्ट फॉर्म लिखोगे ना तो यहाँ पे एटलीस्ट ऐसा ना कि ax + b डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ax + b बाय dx, तो वो a ही आ जाता, तो मैं डायरेक्टली बस a ही लिख के दिखा दिया। ठीक है, इस फॉर्म में ध्यान रखना था आपको उसको। यहां पे क्या आपको बहुत ज्यादा टिपिकलिटी में नहीं जाना, सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन मैं कराना नहीं चाह रहा, क्योंकि जैसे ln x का है, ln x का इंटीग्रल बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा, x ln x प्लस समथिंग कुछ करके, तो उतने सिंपलिस्टिक फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ सकते, यहाँ डिफरेंशिएशन क्वोशिएंट रूल नहीं है, इस तरीके के फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है जो कि फिजिक्स में ना तो यूज होने हैं और ना ही हम उनको जाएंगे। ठीक है, और हर चीज के लिए आप वो मत सोचना कि जैसे आप ये कर लो ना, एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं, जैसे पहले एक दो सीख लो, ट्रिग्नोमेट्री का भी देख लो, फोर्थ रूल लिखो, रूल नंबर 4, फिर आते हैं उस पर, जहां जहां जो जो चीजें आपको नहीं करनी है वो बताओ, क्योंकि जब मिस्टेक रहती है ना। रूल नंबर 4 लिखो, रूल 4 अगर आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, अगर sin x का इंटीग्रल कर रहे हो तो sin x का इंटीग्रल क्या करोगे, बस माइनस cos x लिखना, माइनस cos x प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, वैसे तो माइनस cos x याद रखना, कांस्टेंट वाला टर्म क्यों यूज में नहीं आएगा ना, वो जब डेफिनेट इंटीग्रल अभी लिमिट पुट करना सिखाऊंगा ना वो कैंसिल हो जाता है, तो हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है कांस्टेंट पे। और रूल नंबर 5 लिखो इसी में, इंटीग्रल ऑफ cos x कितना आएगा, sin x प्लस ये आ जाएगा आपका, इसके लिए इस फॉर्म में ध्यान रखना। ये रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, अगर आपको प्रोडक्ट में अगर दो फंक्शन आए, टेन का नहीं कर रहा, नहीं आता, अच्छा तो मैं पूरा लिस्ट ही यहाँ कॉपी करके चेक दूं, बोल याद कर लो, जब आ ही नहीं रहा है तो वो याद करने का पर्पज अभी नहीं है। मैथ्स में तो सीखोगे आप, तो वो क्यों याद करेंगे जो मेडिकल में बैठे हैं, ठीक है वो तो देख के घबरा जाएंगे, नहीं आता है, फिजिक्स में नहीं है। जो मैं आपको बहुत छोटे छोटे बता रहा हूँ, बहुत ही लिमिटेड रोल है इंटीग्रेशन का, ठीक है, जो यूज होगा और बहुत ही सिंपलिस्टिक, क्योंकि हम एक्चुअली फॉर्म बनाते हैं फिजिक्स में, इंटीग्रल एलिमेंट की फॉर्म बनती है या कुछ इक्वेशन दिए होते हैं, जनरली लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, साइन या कॉस की फॉर्म में। ठीक है, अगर दो फंक्शन का इंटीग्रल आ जाए, जैसे कोई f1x है, f1 प्लस माइनस f2, इस तरीके का इंटीग्रल आ जाए, बीच में साइन हो या तो प्लस या फिर माइनस, ठीक है, समेशन रूल टाइप का है ये। ठीक है, इसमें क्या करोगे,
आप कुछ नहीं करना है, पहला फंक्शन लिखो, उसको dx के साथ लिखो, उसका इंटीग्रल करो, और प्लस माइनस जो भी साइन है फिर दूसरे वाले का कर दो, f2 dx। ये सिंपलिस्टिक फॉर्म बन जाएगा इसका। हाँ, प्लस माइनस बाद में कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं, वो साइन कांस्टेंट का पता नहीं ना मैं पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। समेशन रूल है, हाँ समेशन रूल है, प्लस माइनस ही होगा, प्लस रहे प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा बीच में। यहाँ पे अगर प्लस है ना, ये चीज अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, और यहाँ है माइनस तो यहाँ भी माइनस रहेगा, ये ध्यान रखना। एग्जांपल से देखो कैसे करोगे। जैसे आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का इंटीग्रल करो, दो फंक्शन दिख गए, एक है एक्स स्क्वायर और दूसरा एक्स, तो आपको बेसिकली क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आंसर आ जाएगा। प्लस सी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से बोलूं, अगर आप लिख रहे हो 4x माइनस 1 का इंटीग्रल करो, अब ये ln में मत चले जाना, वो 1/4x माइनस 1 था, ठीक है। 4x का इंटीग्रल तो लैम्डा का मल्टीपल हुआ तो वो तो होगा नहीं, वो तो बाहर ही आ जाता है कांस्टेंट का, ठीक है। उसमें जो था ना ऊपर देख लो जाके, फर्स्ट रूल जो था उस पर जनरल फॉर्म लिखवाया था कि नहीं लिखाया था वहां पे, यहाँ पे ये भी लिख लो, अगर लैम्डा मल्टीपल हो ना किसी भी फंक्शन में वो बाहर आ जाता है। यहीं पे छोटा सा लिख लो कि अगर ऐसा भी रहा ना, इंटीग्रल ऑफ लैम्डा एक्स पावर एन रहा, तो क्या करो, लैम्डा को बाहर कर दो और इंटीग्रल किसका होगा, बस एक्स पावर एन का होगा। बेसिकली जो डिफरेंशिएशन में था ना कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को यू कैन टेक आउट ऑफ द इंटीग्रल, क्योंकि वो तो मल्टीपल है। इंटीग्रल दे क्या रहा है आपको, आउटपुट क्या दे रहा है, अगर आप वैल्यू में बताओगे तो इट गिव्स द एरिया अंडर कर्व बिटवीन y इक्वल टू y और x में जो कर्व बन रहा है ना, y इक्वल टू एफ ग्राफ है, उसका एरिया दे रहा है विद एनक्लोज्ड बाय x एक्सिस के साथ जो एनक्लोज्ड है y dx। तो ये जनरल फॉर्म है उसका। अगर लैम्डा लगा है, अब इस क्वेश्चन को करके देखो, बताओ क्या आएगा। कांस्टेंट को आप क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट इनटू x पावर 0, तो कांस्टेंट तो बाहर dx का इंटीग्रल आएगा, और dx का इंटीग्रल कितना आएगा, x, dx का इंटीग्रल x, जीरो का इंटीग्रल, जीरो तो खुद ही मल्टीपल है, तो लैम्डा बाहर आके बाकी कुछ भी इंटीग्रल हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। दिखा दो, जैसा आपने पहला क्वेश्चन ये पूछा मेरे से, आपने बोला कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है dx, ठीक है ऐसा है, तो आप कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लो, dx है, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, cx प्लस ये तो कोई दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा, तो बेसिकली cx आ जाएगा अगर ये कोई कांस्टेंट नंबर है। अब आपको डाउट आएगा कि सर dx का इंटीग्रल x क्यों होता है, तो वो देख लो कि dx का जो इंटीग्रल है उसको आप ऐसे लिख सकते हो x पावर 0 इंटू dx। dx का इंटीग्रल x होता है हमेशा, क्योंकि dx को ऐसा भी लिखा जा सकता है क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई में है ही ना dx के साथ, तो बेसिकली 1 इंटू dx का इंटीग्रल करना चाह रहे हो आप, और उसको लिखा जा सकता है x पावर 0। और मैंने जो x पावर n का फॉर्मूला बताया था उसमें n सिर्फ -1 नहीं हो सकता था, 0 तो हो सकता है, तो ये 0 वाला है। इसका इंटीग्रल करना चाहोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल करने के बाद क्या लिखूंगा, x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो कितना आएगा बेसिकली x, तो dx का जो इंटीग्रल है इट कम्स आउट टू बी x।
इस फॉर्म पे इस तरीके से लिख, पूरा फॉर्म लिख लेना है, क्योंकि बार बार इसको आपको याद ध्यान में रखना कि इस तरीके से किया गया। आपको जब भी डीएक्स बोले तो डीएक्स से कितने एलिमेंट ऐड किए हैं, बहुत सारे डीएक्स एलिमेंट को ऐड किया तो क्या मिलेगा, टोटल लेंथ मिल जाएगी ना एक्स, जितना भी लेंथ होगा वो। तो कांस्टेंट होगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट बाहर आएगा, डीएक्स का इंटीग्रल, इसी वजह से ये जो है ऊपर वाला ये कांस्टेंट बाहर आया और क्या मिल गया आपको, बस सी एक्स मिल गया वहां पर। ठीक है, अरे आपको समझ आ रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। ये म्यूट ही है। चलिए आगे चलते हैं। तो दो फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे तो आप इस फॉर्म में उसको लिख सकते हो। f1 होगा तो f1 को तो f2 को रहने दीजिए। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस कैरी कर लीजिए, माइनस का साइन है तो माइनस कैरी कर लीजिए, जो ऊपर फॉर्म में लिखा है। जीरो का, अगर जीरो का इंटीग्रल कर रहे हो तो बेसिकली y इक्वल टू 0 लाइन कौन सी लाइन है, x एक्सिस है, वो x एक्सिस के साथ कोई एरिया एनक्लोज करेगा, उस वजह से जीरो ही आएगा। यहाँ पे देख लो, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखना है, 0 इंटू dx, तो 0 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx, तो बेसिकली 0 इंटू x, तो 0 को तो x पावर 0 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि समथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1। ऊपर जो मैंने ये लिखा है तो बेसिकली यहाँ 1 लिखा हुआ था जो हमको दिख नहीं रहा था, उसको मैंने x पावर 0 लिख दिया, तो 0 का इंटीग्रल तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 किसी मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये क्या, ये फॉर्म में आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन देता रहता हूँ, आप करते रहना जल्दी जल्दी। हाँ 4x माइनस वाला नहीं किया, हाँ करो इसको जल्दी। पहले तो 4 बाहर आएगा, किसका होगा, सिर्फ x का, और माइनस 1 इंटू dx का, क्योंकि दोनों पे डिवाइड हो गया ना वो, 4x dx और 1 इंटू dx। यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे सिर्फ आएगा x, तो आंसर कितना आएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस x आंसर आ जाएगा। सिंपल है, आगे चलते हैं। अब लिख रहे हैं क्वेश्चन, अगर मैं ऐसा लिखूं, साइन x प्लस एक्स स्क्वायर का करो dx, इंटीग्रल करना है। ठीक है, आगे करना है आपको cos x प्लस साइन x का इंटीग्रल करना है dx। तो रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का करना है इंटीग्रल dx के साथ। ये कैसे करोगे, इनको करते रहो जल्दी जल्दी, सिंपल सिंपल है, एक एक लाइन में सीधा उसी के आगे से लिखते रहो। सर 4x माइनस बनाना, ये कर दिया ना, इंटीग्रेशन ऑफ 4x और इंटीग्रेशन ऑफ -1, 4x में 4 बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन किसका होगा, x का, x का इंटीग्रल कितना होता है, x स्क्वायर बाय 2, वो लिख दिया x स्क्वायर बाय 2 वहां पे, इसका लिख दिया 4x स्क्वायर और इसका लिख दिया x।
So third question दिखाना, third question दिखाना जो भी है. ये वाला क्वेश्चन है जो भी दिया है. हो जाने दीजिए तीनों. अगर आपको इंटीग्रल करना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 का, इसी तरह को फिजिक्स में बस इसी लेवल के आते हैं, ठीक है. बट मैथ्स में पढ़ोगे आप तो इंटीग्रेशन जो है जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपका फर्स्ट क्लास जो लगेगी उसका बस इनिशियल फ्यू मिनट्स है, ठीक है. जो रूल्स पढ़ रहे हैं तो आपके शायद कम से कम 20-30 लेक्चर लगे टोटल. तो मैं उसके फर्स्ट क्लास का बस इनिशियल हाफ एन आवर पढ़ा रहा हूँ, ये मान के चलो. कभी आप सोचो कि अब तो सीख गए हैं और धुरंधर समझने लग जाओ, तो वैसा नहीं जाना है. तो जैसे ये x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 है, इसमें मतलब एक तरह से तीन फंक्शन बन रहा है ना, मतलब एक तरह से इस वाले में तीन फंक्शन बना सकते हैं हम लोग. इसमें जैसे एक हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx माइनस तीन इंटीग्रेशन. फंक्शन है तो तीन आ जाएंगे जो साइन है. तो आंसर पहले का लिखोगे क्या, माइनस कोसेक साइन एक्स को आ जाएगा और एक्स स्क्वायर को आ जाएगा एक्स क्यूब बाय कोसेक्स को आ जाएगा प्लस साइन एक्स और माइनस कोसेक्स. यहां पे हो जाएगा रूट एक्स का 2x p/2. एक्स पावर 1/2 है तो कितना आ जाएगा एक्स पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 और फिर प्लस में क्या करोगे प्लस एक्स क्यूब बाय 3. इसको अगर थोड़ा सा कॉमन लेके लिखोगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 2x की पावर 3/2 यहाँ पे x क्यूब और डिवाइड बाय में 3. इस फॉर्म में लिखा जा सकता है एलसीएम लेकर के. यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर का कितना आएगा x cube by 3 एक्स क्यूब बाय 3. 6x में 6 तो कांस्टेंट है, इसका आएगा बस dx एक्स स्क्वायर बाय 2 और माइनस 1 का तो होता नहीं कुछ, 1 तो बाहर ही है. dx का क्या होगा एक्स तो 1 का इंटीग्रल एक्स ही होता है क्योंकि उसी को x पावर 0 लिख सकते हैं. तो ये आंसर आ जाएंगे. x cube plus minus minus dx by 3. LCM ले लीजिए. हाँ जो भी है मतलब उसको सोल्व करना है वो तो आगे सिंपलीफाई करके लिख सकते हो, उसमें नहीं जाता. ठीक है तो ये फॉर्म है बहुत सिंपलिस्टिक फॉर्म. आगे चलते हैं. अगर आपको थोड़ा सा जनरल फॉर्म बताऊं साइन और ट्रिग्नोमेट्री का, जो साइन वाले रूल लिखे हैं ना उसका मोर जनरल फॉर्म कई बार आपको इस तरीके से मिल सकता है. जैसे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कुछ लिखा हो, बी 0 भी हो सकता है. जैसे मान लो साइन ऑफ 3 थीटा लिखा है तो मतलब अंदर कुछ एक्स के साथ मल्टीप्लाई में भी है. इस तरीके से लिखा हो dx लिखा हो तो आप पहले क्या करना वही माइनस कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय ए. समझ आ जाएगा. तो एक्स का जो कोफिशिएंट है लीनियर वेरिएबल होना चाहिए, एक्स का जो कोफिशिएंट है वही नीचे आएगा. और इंटीग्रल हुआ cos ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स का तो क्या करोगे माइनस नहीं अब सिर्फ साइन ऑफ dx plus b divided by 3. ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए ये कर दो. तो ये आ गया उनका मोर जनरल फॉर्म.
ठीक है, ये ध्यान रखना, वो x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है। इंटीग्रेशन का सिर्फ एक ही साइन होता है। साइन मतलब हाँ, डबल इंटीग्रल को दो बार लिख देते हैं, दो एरो ऐसे, अगर ये लिखा है तो मतलब आप डबल इंटीग्रल कर रहे हो। डबल इंटीग्रल सिलेबस में नहीं है, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आता है डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल। ये डबल इंटीग्रल का साइन है और यही ट्रिपल इंटीग्रल का साइन है। और अगर ऐसा लिखा हो तो ये साइक्लिक इंटीग्रल है, इसको क्या बोल देते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल। ये आप केमिस्ट्री में आएंगे, आपके पास फिजिक्स में भी आएंगे, बहुत लेटर स्टेजेस में आएंगे, तभी बता दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा सर्कल में बना है तो साइक्लिक इंटीग्रल है। साइक्लिक इंटीग्रल मतलब जिस स्टेट से चले हो उसी स्टेट पे घूम के वापस आ गए हो। ठीक है, ये कर लोगे। अब मैं आपको इस पे कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लिया आपके पास क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रल ऑफ 3 cos of 2 थीटा और d थीटा के साथ इंटीग्रल करना। 3 cos 2 थीटा और इंटीग्रल क्या है, d थीटा के साथ। तो पहले तो क्या, पहला रूल है कि लैम्डा को बाहर निकाल लो, जो भी कांस्टेंट का मल्टीपल है उसको बाहर निकाल लो, वो आ गया बाहर। तो इंटीग्रल किसका होगा, बस 2 थीटा का। 2 थीटा का इंटीग्रल क्या है, सॉरी इसका cos थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, आप लिखोगे माइनस साइन अंदर वाला फंक्शन एज इट इज और डिवाइड बाय 2 नीचे कर दो, साइन का इंटीग्रल। ये आंसर है, मल्टीप्लाई में ये तो माइनस बीच में, माइनस साइन होगा कोस में नहीं आएगा। हाँ कोस, सॉरी कोस में नहीं आएगा, साइन में आता है। क्वेश्चन ये रहा, इस तरीके से रहता है। ठीक है, वहां दिख नहीं रहा शायद, माइनस साइन नहीं आएगा। 4 sin theta by 2 प्लस थीटा स्क्वायर पर डी थीटा का इंटीग्रल करना है, इस तरीके से करना है। तो क्या करोगे, 4 बाहर, समेशन रूल भी लगेगा, लैम्डा को भी बाहर लेना है। साइन में भी थीटा बाय 2 लिखा है, तो वो साइन पे जो थीटा का कोफिशिएंट है वो नीचे भी डिवाइड करना है। तो आप लिखोगे पहले तो 4 एज इट इज बाहर, इंटीग्रल किसका होगा, साइन थीटा का। साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस थीटा बाय 2, और थीटा का कोफिशिएंट क्या है, 1/2, उसको क्या करो नीचे डिवाइड भी करो, उसको 1/2 से डिवाइड भी करना। फिर थीटा स्क्वायर का कितना आएगा, थीटा क्यूब बाय 3, इतना आंसर आ जाएगा। इसको आप सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो -8 cos ऑफ थीटा बाय 2, अंदर है ये थीटा बाय 2, और प्लस थीटा क्यूब बाय 3, इतना आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो आपने ये ध्यान रखना कि ये तो कांस्टेंट है, तो इस वजह से इंटीग्रल के बाहर चला गया, क्योंकि इस पे इंटीग्रल लगेगा, इस पे लगेगा, इसका ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रल आपको आता ही है। ठीक है, आगे देखो, ये बस ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इन पे, ताकि आपको ये इजी लगने लगे। 1/x प्लस साइन 3x, इसका इंटीग्रल बताओ। क्या करोगे, माइनस ln x हो जाएगा 1/x sin 3x का माइनस cos 3x माइनस cos 3x by 3 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा log x, यस सर, पहले वाले फंक्शन का तो 1/x का तो माइनस, फिर यहाँ पे माइनस cos 3x डिवाइड बाय 3। सिंपल है, ये बस सारे रूल एक साथ लगेंगे ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके के। साइन x प्लस b,
साइन एक्स का नहीं है, अंदर ए भी मल्टीप्लाई है एक्स के साथ। जनरल फॉर्म लिखवाया ना ज्यादा। सर इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स का नहीं, नहीं होता। या अगर आप इस तरीके का नहीं होता, ये सब नहीं होता इंटीग्रल में, क्योंकि जितना वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी था ना आपके पास सोचने का, उतना यहाँ नहीं है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या क्या आप नहीं कर सकते हो। अगर एक आपको गलती बताता हूँ क्या होगी, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं, अगर मैं बोलूं साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करो डीएक्स के साथ, तो क्या आंसर आएगा? sin x cube by sin x cube by 3 ये x cube तो नहीं है तो वो है 4 और फिर प्लस तो k cube वाला ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये भी ठीक है, तो ये है गलत। तो ये तो k cube वाला वो क्या ये जो भी हुआ, बट ये क्या है? रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि जब मैंने x पावर n बताया ना, वहां मैंने ऐसा तो नहीं लिखा था, मैंने जनरल ऐसा तो नहीं लिखा कि कोई भी फंक्शन की पावर n हो तो ऐसा ही आ जाएगा। x cube सिर्फ क्या होना चाहिए? यहाँ कोई भी फंक्शन अलाउड नहीं है ना, वहां सिर्फ x ही होना चाहिए, तो उसी की पावर n होनी चाहिए बस। आप ऐसा नहीं है कि साइन भी होगा तो भी चलेगा, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये जो है, ये अगर ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा ठीक होता है, तो ये एकदम रॉन्ग है, इसको आप कभी नहीं करोगे। ये और वहां पे काटो, ठीक है, कि ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है? क्योंकि ओनली ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर fx की पावर n हो और आप सोचो ये ऐसा भी चल जाएगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ये नॉट अलाउड। ठीक है, ये कुछ k cube को नहीं होता है इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये अलाउड नहीं है। इसको लिखना और काट देना, क्योंकि गलती यही होती है। जनरली आपको एक ही माइंड में रहता है कि जो भी फंक्शन है उसकी पावर बढ़ा दो और नीचे भी वही लिख दो। फंक्शन क्या होना चाहिए, पहले आपको माइंड में क्लियर हो कि वहां पे बस x ही लिखा होना चाहिए। फिर इसको होएगा क्या होगा? इसको अगर करके दिखाना है, देखो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी। मैं ट्रिग्नोमेट्री से बताता हूँ कैसे जाते हो। माइनस क्यों तो वो 1 माइनस पहले इसको, हाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को आपको डबल एंगल में लेके जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 माइनस cos 1 माइनस cos थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 2। देखो मैंने आपको, हाँ डिवाइड बाय 2। अगर आपको करना ही है कि इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स क्या करोगे? इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स से क्या करोगे? 1 माइनस cos 2 square x 1 माइनस cos 2 x by 2 आप बोलोगे कि सबसे पहले इसको लिखो 1 माइनस cos x बाय 2 x by 2 सॉरी 2x 2x आएगा। हाँ डबल एंगल में जा रहे हैं ना, क्या नहीं आ रहा? बताऊंगा मैं भी, एक मिनट, फॉर्मूला साइड में लिखूंगा तो समझ आ जाएगा। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों इसको ऐसा लिखा जा सकता है? क्योंकि जो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, cos 2x को होता है 1 माइनस क्या होता है? 1 प्लस sin 2x by 2 cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर था ना, मुझे दोनों साइन में चाहिए। 2 sin square 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही था फॉर्मूला पड़ा है। इसमें से साइन स्क्वायर एक्स बताओ क्या है? यही आएगा। अगर मैं बस साइन स्क्वायर एक्स निकालूं तो ये आएगा वैल्यू। अब आपको क्या पता चल गया कि अब आपके पास पावर नहीं है, पावर अवॉइड कर दिया आपने। जैसे मैंने बोला ना स्क्वायर रूट को अवॉइड करना है, कई बार ऐसा यूज होगा, तो यूजेज है उसका वो किस तरीके से। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ये रटना है डायरेक्टली। 3 फॉर्मूला बताए थे cos 2x के, उसमें से एक फॉर्मूला ये था। ये कब यूज होगा? जब भी आपको साइन स्क्वायर को अवॉइड करना है, आपको पावर सिंगल पावर ही चाहिए, क्वाड्रेटिक नहीं चाहिए फंक्शन। अब आप क्या चले गए? अब आपकी पावर होगी 1। अब इसको स्प्लिट कर लो। इसको अगर आप स्प्लिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/2 माइनस cos ऑफ
2x/2 और अभी तो इंटीग्रल चल ही रहा है क्योंकि इंटीग्रल तो किया ही नहीं है। अब इंटीग्रल नहीं किया ना, मुझे वजह से अंदर वाले फंक्शन को चेंज कर दिया। अब बोलो क्या करोगे? 1 और dx है बाहर यहाँ। पहले क्या होगा? 1/2 का कितना हो जाएगा? x/2, क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है। इंटीग्रल किसका होगा? dx का। dx का इंटीग्रल कितना होता है? x/2। अरे देख लो यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक एलिमेंट भी चल ही रहा है, यहाँ पे एक dx है, तो आप अगर इसको लिखोगे तो आप बोलोगे 1/2 dx का इंटीग्रल और माइनस दूसरा फॉर्म में किसका लिखोगे? cos 2x/2 का dx का इंटीग्रल। तो 1/2 यहां से कितना आएगा? सिर्फ 1/2 बाहर, dx का इंटीग्रल x, तो x/2 आ जाएगा। यहां से कितना आएगा? 1/2 बाहर है, cos 2x का क्या आएगा? sin 2x/2। बहुत ही सिंपलिस्टिक। आप अगर रूल के हिसाब से चलोगे कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा अब आपका? x/2 माइनस sin 2x/4। मैथ्स में आपको यही डायरेक्टली याद कराया जाएगा कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रल याद रख लीजिए, इतना ही होता है। ठीक है, x/2 माइनस sin 2x/4। तो वो आया कैसे? अब आप इतना सिंपल सोच रहे थे, ये वाला नहीं होगा इसके लिए, तो सॉरी, इतना सिंपल नहीं है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इसी वजह से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे अगर आपको ये सोचें, जैसे अगर मैं ऐसा लिख दूं ax² + b x + c, क्वाड्रेटिक लिख दिया है, आया नहीं वहां पर? अगर मैं ऐसा लिख दूं ax² + b + cx, ऐसा क्वाड्रेटिक लिख दिया, देख लो, पहले अभी लिखो मत इसको। तो अगर आप सोचो कि सर ये भी ln में चला जाएगा क्या, इसको कर रहे हो, तो ये भी अगर ln के अंदर सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होता है। और फिर जो है क्या लिखो यहाँ पे, ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप हर फंक्शन का इंटीग्रल नहीं कर सकते, जितने आपको रूल बताए ना उसी के अंदर रहना है। किस किस का याद रखना है? x पावर n का इंटीग्रल याद रख सकते हो। दूसरा ऊपर नहीं, इसमें नहीं आएगा, हमारे फिजिक्स में यूज नहीं होगा। ठीक है, हम बेसिक मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे हैं, और इससे ज्यादा आएगा तो आप लोग तो सीख ही जाओगे अगर कुछ आया। कहाँ पे? मैथ्स में, तो वहां पर आपको जरूरत नहीं। नीट में वैसे भी मतलब अगर मैं सीरियसली बताऊं, इंटीग्रल के क्वेश्चन नहीं आते, जिसमें इंटीग्रल यूज हो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन आएंगे जो कि करनी है, बोर्ड में भी आएंगे, तो वहां पे काम आएंगे। ठीक है, तब आपको ऐसा ना लगे कि आपको कोई मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, या आज लास्ट क्लास है इसके बाद नहीं पढ़ रहे हैं मैथ्स। कल से फिजिक्स शुरू हो जाएगी एक्चुअल। ठीक है, जो आपके पेपर में रिफ्लेक्ट होंगे क्वेश्चन। नहीं, वेक्टर शुरू करेंगे। इतना लिख लिया ना आप लोगों ने? लिख नोट कर लो इसको कंप्लीट। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ छोटा सा कि कैसे रिलेटेड होते हैं अगर वो एक वीडियो देख ये ऐड भी चलेगा। छोटा
छोटा भीम लोग ये सब भी देखते हो क्या आप लोग? इसमें आवाज नहीं आएगा क्या? नहीं है, फिर आउटपुट लेवल देखिए डिस्कनेक्टेड ऑडियो। सर जब आपने शेयर स्क्रीन करी थी तब आपने साउंड नहीं करी ऑडियो सेटिंग पे जाओ खुला लो। सर जब आपने शेयर स्क्रीन करी थी तब आपने कंप्यूटर की ऑडियो भी शेयर करी थी। कुछ ऐसा नहीं किया था क्या? हाँ सर, वो नीचे टिक का ऑप्शन आता है आपकी लास्ट वीडियो में जो देखी थी उसमें भी आपकी आवाज सर शेयर स्क्रीन पर दोबारा कर दो। चलो अभी तो रहने दो, मैं आपको ये वीडियो भेज ही दूंगा। ठीक है, इसमें आपको ये समझ आएगा कि दे आर रिवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। ठीक है, आपको कुछ नहीं, पूरा वीडियो नहीं देखना है, आपको इसको कुछ फ्यू मिनट देखना है। ठीक है, आज वैसे भी 8 मिनट का देख ही लेना आप लोग। ये मैं उसमें आपके ग्रुप में डाल दूंगा अभी। ये बहुत इलेबोरेटिव वीडियो है ताकि आपको समझ आए कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। ये उस सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। ये स्पीकर से कैसे कनेक्टेड होता है? ये नीचे बॉक्स रखा हुआ है। जो आपने स्क्रीन शेयर करी तब आपने ऑडियो चलो नेक्स्ट टाइम कर दो। चलिए अभी चलते आगे चले। यस सर। अब अगर मैं आ रहे हैं कि हमने क्या देखा था अभी कि एरिया अंडर कर्व क्या है, इंटीग्रेशन दे रहा है, तो हम क्वेश्चन तो कर लेंगे, जितना रूल है ना इसी हिसाब से फिजिक्स में तो क्वेश्चन बस यही आने वाले हैं। अब हम चलते हैं कि हाउ टू पुट लिमिट्स। देखिए टाइटल लिखिए, हाउ टू पुट लिमिट्स। लिमिट्स कौन सी होती हैं? साइड में वैल्यू देखते हैं। ठीक है, मतलब हम कौन से इंटीग्रल की बात कर रहे हैं जब लिमिट पुट कर रहे हैं तो? हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल की। इंटीग्रल करना है तो फंक्शन मिलेगा, उस फंक्शन में लिमिट पुट करनी आएगी हमको। तो वो लिमिट अगर पुट करना सीख जाएंगे तो हम कोई एरिया अंडर कर्व बताना सीख जाएंगे। तो बेसिकली कौन से इंटीग्रल की बात हो रही है? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, डेफिनेट इंटीग्रल की बात हो रही है। ठीक है, विल गिव अस, ये क्या देगा? विल गिव अस एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व विद एक्स एक्सिस। अगर dx तो लिखा और dy लिखा है तो वहां नहीं आ रहा है। आएगा। हाउ टू पुट लिमिट्स, तो आपको मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रल एंड दिस विल गिव अस एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व विद एक्स एक्सिस। सर हम एरिया y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। एरिया, हाँ y तो dy के साथ इंटीग्रल करो, बट फिर इक्वेशन x में पता होनी चाहिए, x को y में कन्वर्ट कर दो। सर x को y पे कट करना है। अरे जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x को क्या लिख सकते हो? रूट y, फिर रूट y dy का इंटीग्रल। ठीक है, अगर आपको y एक्सिस के साथ एरिया निकालना है इस तरीके से। अभी लिमिट सुनो कि लिमिट कैसे करते हैं। लिमिट को अगर हम करना चाह रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही बता देता हूँ। जैसे आप x स्क्वायर dx करो, तो फंक्शन के थ्रू एग्जांपल के थ्रू सीख लेते हैं। आपको मैं पुट करूं कि 1 से 4 तक ये वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे? पहले x स्क्वायर का इंटीग्रल माइंड में सोचो कितना आएगा, x क्यूब बाय 3। तो आप लिखो x क्यूब बाय 3 और प्लस कांस्टेंट भी आता है अगर कुछ निकलना चाहोगे। सर हाँ वैसे करना वो देखो तो x क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट। फिर जब ये इसको ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसा आप इस ब्रैकेट को भी चेंज नहीं करोगे क्योंकि ये फॉर्म है। पहले इंटीग्रल किया, इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि इंटीग्रेशन हो चुका है, बट अभी लिमिट पुट नहीं किया। तो यहाँ पे लिख दो 1 और यहाँ लिख दो 4। इस साइड नहीं लिख सकते, किधर? ब्रैकेट के इस साइड नहीं, उसी साइड लिखते हैं सर। स्टार्टिंग लिमिट नीचे, स्टैंडर्ड नोटेशन में। हाँ स्टार्टिंग लिमिट नीचे। हाँ, स्टार्टिंग लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, नाम भी लिख देता हूँ। इस चीज को बोला जाता है लोअर लिमिट।
x कहां पे, यहाँ पे कई बार ऐसा भी लिखा जाता है x इक्वल टू 1, ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ 1 लिखा हो। ये किसकी लिमिट है? x की लिमिट है, तो x इक्वल टू 1 तो कहां जा रहा है? x इक्वल टू 4 तक, और ये होती है अपर लिमिट, जो ऊपर वाला लिखा है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये लिखते हुआ। अब जब आपने इस फॉर्म में लिख दिया कि x क्यूब बाय 3 प्लस c और इंटीग्रल कर रहे हो 1 से 4 तक, अब क्या करोगे? पहले पूरा करना है अपर लिमिट पुट फंक्शन में, जहां जहां पे x है उसकी जगह क्या पुट करोगे? 4, ठीक है। तो अब इसमें जाओगे तो आप सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर दो फंक्शन में, जहां जहां x दिख रहा है इंटीग्रल के बाद, तो वहां पुट कर दो 4। तो 4 का क्यूब बाय 3 प्लस c, तो ये तो पुट कर दिया आपने अपर लिमिट। ये डायरेक्ट बता दो। और माइनस करोगे लोअर लिमिट, फिर 1 का क्यूब बाय 3 प्लस c। ये क्या है? नीचे से 6 स्टेप्स है। अरे 6 नहीं है, सॉरी ये मेरी गलती है, 3 है। जहां x है बस वहां पे 4 पुट कर दो। ये देखो x कहां पे था, इसमें देख लो यहाँ पे, सर ये से आएगा 4 को पुट कर दो x इसकी जगह, तो पूरा फंक्शन के अंदर क्या करेगा? आएगा क्या इससे? आंसर आएगा, अभी देखना क्या आएगा। ये इंटीग्रल का आंसर आएगा। हाँ, ये वैल्यू आएगी ना। पहले फंक्शन आ रहा था हमारे पास, अब वैल्यू निकाल रहे हैं। पुट करना है, क्या करना है? अपर लिमिट को फंक्शन में पुट कर दो जहां जहां पे x है। तो आपने ये कांस्टेंट अब अवॉइड क्यों जा रहे, समझ आया? क्योंकि कांस्टेंट और कांस्टेंट अभी क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए मैं कांस्टेंट बार बार आपको बोल रहा था कि याद रखना है तो रखो, नहीं तो यार कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि याद ही रखना है। हम बार बार उसको याद साथ लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट पुट करने के बाद वो कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है। तो अब अगर इसको सोल्व करोगे तो आप बोलोगे कि ये वैल्यू तो है 64/3 प्लस सी, और यहाँ पे है 1/3 माइनस सी, तो ये कैंसिल हो जाता है। आपका आंसर आएगा 63/3 21। अब ये 21 बता क्या रहा है? ये वैल्यू तो आई है, ये बेसिकली अगर मैं अब मैं ग्राफ पे इसको, ब्रैकेट कैंसिल करूं क्या? ये हॉल वाला स्क्वायर वाला, कौन सा ब्रैकेट ओपन हो गया? स्क्वायर वाला जो ब्रैकेट है वो तो कोई समझ तो वैल्यू से इधर साइड। अरे वो तो लिखना था ना सर, मतलब यहाँ पे तो बता रहा है कि वो इंटीग्रल हो चुका है, फंक्शन का इंटीग्रल हो गया, अब आपको लिमिट पुट करनी है। तो सर इसमें भी ब्रैकेट आया नीचे वाले स्टेप में 4 क्यूब बाय 3 प्लस। अरे ये तो ये बता रहा हूं ना, ये अपर लिमिट है, वैल्यूज अपर वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू आई है। आपको करना क्या, प्रोसीजर है ये जो कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो? 4 को पुट करना है उस फंक्शन में, ये 4 है, इसको इस फंक्शन में पुट कर दो, तो ये होगी आपकी अपर लिमिट, और ये क्या है? लोअर लिमिट। ये दूसरे की स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आया? नहीं, वो तो भाई लिखना है तो ना लिखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, कुछ तो बताऊंगा मैं आपको। ऐसा कर लो, कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ब्रैकेट कैरी करो। अब 21 क्या बता रहा है? 21 का अगर आपको मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊं तो इट शुड बी एरिया एनक्लोज्ड बाय x स्क्वायर, एरिया एनक्लोज्ड बाय x स्क्वायर विद x एक्सिस बिटवीन 1 to 4। यहां देख लो, ये x स्क्वायर का ग्राफ होगा ऐसा कुछ, ये x स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल टू x स्क्वायर। 1 पे क्या देगा? 1, और 4 पे क्या देगा? 16। तो ये हाँ, 4 पे जो वैल्यू आने वाली है ये आने वाली है 16, ऐसा देखो। तो ये जो एरिया है ना 1 से 4 के बीच, ये वाला जो एरिया है, ये आया 21 यूनिट। यही था फंक्शन, सीखा था जब ऊपर। क्या बताएगा ये? एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व फ्रॉम x1 टू सर 21 यूनिट स्क्वायर, यूनिट कुछ भी सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर दूसरे स्क्वायर, यूनिट के वो स्क्वायर आता है। अरे यूनिट मतलब यूनिट जो भी एरिया का यूनिट है।
सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, जो भी, वो तो डायमेंशन एक्स पे कैसे वेरी कर रहे हैं, बोलो। एक्यूरेसी कितनी ज्यादा होगी? द मोस्ट एक्यूरेट है, इससे एक्यूरेसी ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे एरिया छूटे थे ना, बट हमने dx कितना लिया था, इनफाइनाइट फिंगर स्मॉल, तो जो ट्रायंगल बच रहे थे पहले वो बहुत ही कम एरिया कवर कर रहे हैं। 21 तो जब सर्कल का एरिया था ना आपका पाई आर स्क्वायर, वो भी सर्कल की इक्वेशन होती है, उस सर्कल की इक्वेशन को इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रेशन कर दो तो पाई आर, उसका मैथ्स में डेरिवेशन है आपके पास। इसका मतलब जो रियल एरिया है नाइल पार्ट को मिला के 21.1 से जो है पूरा एरिया नहीं है स्क्वायर के अंदर, 1 से 4 के बीच में बस। हाँ ये 21.1 से भी कम आया है। हाँ 21.1 भी नहीं आएगा, बहुत ही कम, 21.00000 मतलब बहुत ही, अगर लास्ट में आएगा तो 1000 जीरो के बाद कोई एक डिजिट लगा सकते हो, 21 यूनिट है। यह मेथड डिराइव ही इसलिए ऐसे किया गया है, तो रूल्स जो है 21 से कम आएगा फिर ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटेड था, कुछ एरिया छूट रहे हैं, ठीक है। तो इसको दिखा लो नीचे बना करके कि 21 यूनिट क्या है, एरिया का सिग्निफिकेंस ये है कि 21 यूनिट, दिस इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय, समझा? अगर नॉर्मल इंटीग्रल कर रहे हो तो इट विल गिव यू अ फंक्शन, लिमिट पुट कर दी तो इट विल गिव यू अ वैल्यू, और वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है कि जो भी उस फंक्शन का ग्राफ हो, देखो जरूरी नहीं है कि आप हर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर पाओ, बट आपके माइंड में बैकग्राउंड में ये रहेगा कि जो भी इस फंक्शन का ग्राफ है उसका क्या है, ये उस लिमिट से उस लिमिट तक एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया एनक्लोज्ड है वो है वैल्यू। समझा इतना? अब अगला दिक्कत आपको क्या आएगा, डाउट जो आपके माइंड में आना चाहिए, वो तो मैं ही बताता रहता हूँ, आने आपके माइंड में चाहिए कि सर ये वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकती है और ये वैल्यू तो जीरो भी आ सकती है, यही जो 21 है ना, कुछ ऐसी लिमिट हो जैसे ये है, अगर मैं -4 से +4 कर दूं ऐसा तब आ जाएगी, इस एग्जांपल में नहीं आएगी, इस एग्जांपल में नहीं आएगी, वैसे इन जनरल आ सकती है। तो fx का जो इंटीग्रल है कोई भी dx के साथ और कोई भी लिमिट में ले लो, जैसे ये मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ, यहां से देख लो, अगला ऐसा लिखो कि fx dx जो है कोई भी x1 से x2 तक, ये जो वैल्यू है इसकी 3 पॉसिबिलिटी आने की, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव भी पॉजिटिव भी आ सकती है, ये जो वैल्यू है नेगेटिव भी आ सकती है, और ये जो वैल्यू है ये जीरो भी आ सकती है, ठीक है। एग्जांपल से मैं बता दूंगा कौन से वैल्यू में मिल जाएंगे आपको पॉजिटिव नेगेटिव, बट ये वैल्यू है तो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव मतलब शो कर रहा है कि एरिया अबव एक्स एक्सिस है, जहां पे भी इंटीग्रल पॉजिटिव है तो मतलब एरिया अबव एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एरिया अबव एक्स एक्सिस में ये वैल्यू इंटीग्रल जो है पॉजिटिव आता है, और जब भी एरिया एक्स एक्सिस के नीचे होगा एरिया बिलो एक्स एक्सिस वो नेगेटिव आएगा, और जीरो का मतलब ये होगा, जीरो का मतलब ये होगा जितना ऊपर एरिया उतना ही एरिया नीचे है, ताकि सम होने के बाद क्या है आपका जीरो आ जाए, ठीक है। एरिया एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा हूं तो भी तो मतलब ये तो वैलिड रहेगा, तब भी ऊपर ना कुछ एरिया ना नीचे कुछ एरिया, और दोनों इक्वल है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, 0 = 0,
तो एरिया अबव एंड एरिया बिलो, एरिया अबव एंड एरिया बिलो एक्स एक्सिस आर सेम। ग्राफ को दिखाता हूं तब आपको ज्यादा समझ आएगा, मैथ्स में ज्यादा समझ नहीं आ रही। ग्राफ में बेसिकली ये बोल रहा हूं, कोई भी एक रैंडम ग्राफ लेते हैं, क्योंकि हमें अभी कोई फंक्शन तो लिया नहीं है, मैंने चूज नहीं किया है। तो कोई भी आप एक रैंडम ग्राफ लो, इस तरीके का ले लो, इस तरीके का साइन नहीं है, कोई भी रैंडम ले लो, थोड़ा वो ऊपर कर देते ताकि साइन नहीं लगे। ऐसा करें। और मैंने जो लिमिट पुट कर रहा हूं ना, ध्यान से देखना, पहला यहां से शुरू कर रहा हूं, ये मेरा x1 है और मुझे जाना है x2 तक, x2 तक जाना है, ये y है, x1 से x2 तक जाना है। तो इसमें देखो आपको कुछ 3-4 चीजें पता चल रही हैं कि कुछ एरिया तो यहां पर है, ये है बिलो एक्स एक्सिस, फिर कुछ एरिया वो ऊपर एनक्लोज कर रहा है यहां पर, फिर से कुछ एरिया वो नीचे एनक्लोज कर रहा है, और फिर से कुछ एरिया वो ऊपर एनक्लोज कर रहा है। तो x1 से x2 तक अगर इंटीग्रेट, ध्यान से सुन लो इसको, x1 से x2 तक अगर इंटीग्रल करोगे आप फंक्शन का, तो ये चारों एरिया का सम आएगा, ठीक है। बट कुछ एरिया नेगेटिव लेने हैं, कुछ एरिया पॉजिटिव लेने हैं। कौन से लोगे? अगर ये एरिया A1 है तो A1 क्या आएगा? नेगेटिव। ये अगर एरिया A2 है तो ये आएगा पॉजिटिव। ये एरिया अगर A3 है तो ये आएगा नेगेटिव, और ये एरिया अगर A4 है तो ये आएगा पॉजिटिव। तो अगर x1 से x2 तक जा रहे हो, इट इज द सम ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 विद साइन, विद देयर रिस्पेक्टिव साइन। मोड लगा के मत कर देना, समझ आया? इट इज द एरिया विद देयर साइन, चारों को ऐड करना है। बोलो। इंटीग्रेशन x by dx है, हाँ, और आपको x की वैल्यू 2 ले रखी है, तो इंटीग्रेशन अंदर ही 2 स्क्वायर dx को पुट कर इंटीग्रेट कर सकते हो। नहीं 2 स्क्वायर पुट ही कर दिया, फिर तो कांस्टेंट ही बन गया ना वो। वैसे कर नहीं सकते, पहले तो लिमिट पुट करनी है, कहां से कहां तक सम कर रहे हो, समेशन है ना, एक पॉइंट का नहीं है, एक पॉइंट का कोई सम नहीं होता, ठीक है। तो आपको जब बैकग्राउंड में चलोगे तो आपको कुछ सम कर रहे हो, तो आपको वैल्यू पूछी जा रही है कहां से कहां तक सम करना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं 2 का सम करो, तो 2 का सम क्या करोगे? तो 2 का सम तो कुछ होता ही नहीं, 2 ही करो, तो आप पूछो किससे ऐड करेंगे? ऐसे ही है ना, एक पॉइंट है, पॉइंट पे तो जैसे 2 है, अब 2 का सम कितना होता है? तो बोलोगे कि थर्ड क्वेश्चन है, 2 में कुछ ऐड होगा ना, तो वैसे ही क्वेश्चन है ये। पहले और वैल्यू नहीं पुट करनी है, पहले क्या आप सोचोगे 2 पुट कर दें, फिर 8 पुट कर, फिर 2 पॉइंट ही आ गए, उन 2 पॉइंट का सम मतलब उन 2 वैल्यू का सम आ गया, वैसा नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये पूछ रहे हो कि सर पहले लिमिट पुट कर दें फिर इंटीग्रेशन करें, यही कह रहा है, नहीं फिर नहीं कर सकते, फिर तो आपके पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। जैसे आप x स्क्वायर में कर दो, आपने 2 से 4 तक करना है, पहले 2 पुट कर दिया तो 4 आ गया, और 4 पुट कर दिया तो 16 आ गया, तो 4x और 16x ये फंक्शन बनेगा। नई लिमिट क्या है अगर ऐसा सोच रहे हो, ये तो फंक्शन ही आ जाएगा फिर से। इस तरीके से नहीं, प्रोसीजर ये है कि जो भी फंक्शन है पहले उसको इंटीग्रेट कर दो, फिर उसकी लिमिट पुट करोगे, देन इट विल गिव यू द एरिया अंडर कर्व। अगर वो एरिया, वो वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब है एरिया ऊपर है, या फिर ऐसे बोलोगे नेट एरिया ऊपर है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ एरिया नीचे और कुछ एरिया ऊपर, और दोनों का सम करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है। तो एरिया अबव एक्स एक्सिस इज ग्रेटर देन एरिया बिलो एक्स एक्सिस। नेगेटिव आ रहा है अगर ओवरऑल, इसका मतलब एरिया बिलो एक्स एक्सिस इज ग्रेटर देन एरिया अबव एक्स एक्सिस। 0 आ रहा है तो मतलब
एरिया अबव एंड एरिया बिलो आर इक्वल। एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूं, जैसे आपको y इक्वल टू एक्स का y इक्वल टू एक्स का इंटीग्रल करना है आपको -4 से 4 तक। आया नहीं वहां पर, इक्वल आएगा। यह -4 से 4 तक। तो आप पहले करो x पे इंटीग्रल x²/2 कांस्टेंट, क्योंकि देखो मैं अब लिख नहीं रहा हूं, एक बार बता चुका हूं कि वो कैंसिल हो जाता है, तो अब लिखना छोड़ देंगे उसको, ठीक है। कांस्टेंट लिखना x²/2 कहां से कहां, -4 से 4 तक इंटीग्रल करना है। न्यू पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो यहां पे आएगी अपर लिमिट पुट करने के बाद। अपर लिमिट फंक्शन क्या आएगा आपका, वैल्यू क्या आएगी अपर लिमिट वैल्यू 16/2 माइनस, यहां पे भी कितना आएगा -x² करेंगे, ये हुआ क्या ये देख लो, कुछ लोग फिर ये इसी में रहते हैं कि ये हुआ क्या, यहाँ पे हुआ 4² और यहाँ पे हुआ -4/2, तो कितना आंसर आएगा, ये लोअर लिमिट पुट करने के बाद है, अपर लिमिट वैल्यू और ये लोअर लिमिट फंक्शन वैल्यू, लोअर लिमिट वैल्यू पुट करने के बाद, तो कितना आएगा ये 0। तो अगर इस 0 को अब वो करना है, सोचना है कि ये हुआ क्या, तो आपको हर बार जरूरी नहीं है, जैसे इसका ग्राफ तो पता है, कुछ ऐसे फंक्शन होंगे वैल्यू 0 आ गई बट ग्राफ नहीं बनाना आता, माइंड में ग्राफ भी नहीं है, तो वहां पे क्या सोचोगे, तो 0 का मतलब ये है कि जितना एरिया अबव एक्स एक्सिस है उतना एरिया बिलो एक्स एक्सिस है। इस ग्राफ के लिए आप सोच सकते हो कि आपको वैल्यू पता है। ये ऐसा हो जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 4 अगर यहां पर है तो -4 यहां कहीं होगा, तो जितना एरिया वो ऊपर एनक्लोज कर रहा है उतना ही एरिया वो नीचे भी एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। तो ये एरिया कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये एरिया होगा नेगेटिव, और दोनों वैल्यू इक्वल है, तो ऐड होकर के क्या आपको सब इंटीग्रेशन करना था -4 से +4 तक, और ये इक्वल था y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। इसमें आपको मिल जाएंगे 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे e पावर x का डेफिनेट इंटीग्रल कभी नेगेटिव आएगा, e पावर x का ग्राफ पता है पूरा ही ऊपर है, तो कोई भी रेंज में पुट करोगे वैल्यू तो एरिया जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। log x का कुछ पार्ट में नेगेटिव आ सकता है, कुछ पार्ट में पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। वो लिमिट पे डिपेंड करेगा कि 1 से बड़ी लिमिट हुई, अगर मान लिया log x का इंटीग्रल करना है 4 to 10 में, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, log x का इंटीग्रल करना 4 to 10 में, तो 1 के बाद तो ग्राफ किसके ऊपर आ जाता है, तो 4 to 10 में लिमिट आंसर क्या आने वाला, पॉजिटिव वैल्यू आने वाली, और पॉजिटिव वैल्यू मतलब वो एरिया को बता रही है कि पॉजिटिव एरिया है ऊपर। लोग वाला लोग का वैल्यू ऐसा रहेगा ना, जैसे लोग का ग्राफ ऐसा होता है, ये जो नीचे है, अब मैं बोलूं 4 से 10 में उसका इंटीग्रल पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो ये एरिया ऊपर है पॉजिटिव आएगा, इस तरीके से सोच सकते हो, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन करो, आपको खुद को करना है और मुझे आंसर में बताना है कि उसका मीनिंग क्या है। साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रल करो आप 0 से π/2 में, जल्दी से करके बताओ आंसर करना। साइन एक्स का इंटीग्रल करना है 0 से π/4 में, सॉरी π/2 में, वैल्यू भी बतानी है, उस वैल्यू का मतलब क्या है, जल्दी से करो करो तो माइंड नंबर बदल।
-2 ये ठीक है। This one. +1 आएगा। Plus one. ध्यान से मैंने सब ऑलरेडी निकाले डाल दिए। 0 minus minus 1 आ रहा है। 0 Minus minus. -1 देख लो आप। ये बन जाएगा cos π/2 कितना होता है? cos 90 डिग्री होता है, ये तो बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा -1 और 0, तो कितना आएगा आंसर? +1। इसका मतलब बताओ क्या है? पॉजिटिव। अरे मतलब क्या है पूरा ओवरऑल? साइन साइन एक्स का जो ग्राफ है 0 से π/2 तक, ये दिख रहा है? ये सारा पॉजिटिव। ये 0 से π/2 तक ये वाला एरिया 1 यूनिट होता है, याद रखना है आपको ये। और पूरा π/2 तक 2 यूनिट। इस तरीके से भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये मैंने यहां तक निकाला ना, 0 से मैं कहां तक गया? π/2 तक। ये ग्राफ किसका है? साइन एक्स का। तो ये जो एरिया इनक्लोज हो रहा है ये वाला वैल्यू जो है 1 यूनिट है। कैसे निकलता? सेमी सर्कल ही है ना, सर्कल थोड़ी ना, किसने बोला सर्कल है? फिर तो बहुत सिंपल ही हो जाता सारी चीजें। सर्कल वर्कल नहीं है। ये वाला एरिया की बात हो रही थी। अभी आप अपने नोशन मत बनाओ, ठीक है? माइंड में उल्टे सीधे, फिर आगे अपने छोटे भाई बहन उनको ये सब सिखा देते हो, यार ये तो सर्कल होता है π/2। आगे बच्चों को भी गलत कॉन्सेप्ट बन जाता है। आपको देखो पर्पस क्या था सिखाने का, जितनी एक्सरसाइज चल रही है ना, कि जो वैल्यू आ रही है ना उनके मीनिंग माइंड में हो, ये क्या चीज आ रही है। डिफरेंशिएशन कराने का भी यही पर्पस था कि जो चीजें चल रही है, क्योंकि फिजिक्स में ना ये विजुअलाइजेशन का गेम है सारा। फिजिक्स पूरा कॉन्सेप्ट ही विजुअलाइजेशन। आपको बहुत ही ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो याद ही नहीं रखने हैं, बट जो चीजें आ रही है ना उनका क्वेश्चनिंग उन पे होगी कि ये चीज क्या है। मतलब आपको क्वेश्चन करना, आंसर जो आ गया कि ये चीज क्या हुई। कई बार आंसर नेगेटिव आ गया तो आप बोलोगे सर स्पीड नेगेटिव हो गई, इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन करोगे कि आप ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका क्या मतलब है, 0 क्यों आ रही है, नेगेटिव क्यों आ रही है? स्पीड नेगेटिव हो सकती है कि नहीं हो सकती? वेलोसिटी हो सकती है। तो आप ये बोलोगे कि वो वेलोसिटी का वैल्यू होगा, डायरेक्शन के साथ कंटेन कर रहा है। अब आप लिखो इन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी नीड टू यूज इंटीग्रेशन। जैसे आपने सीख लिया इंटीग्रेट करोगे कैसे, आपके पास ज्यादा फंक्शन है ही नहीं, आपके जितने फंक्शन है इन्हीं को याद रखना है। आगे सीखोगे तो आप सीखते रहना मैथ्स में जितना भी सीखो। 5-6 रूल है, इन्हीं को याद रखना है, ठीक है? मैं फिर से x पावर n, अगर मैं आपको जो बताया हूं, x पावर n लैम्डा x पावर n 1/x 1/ax प्लस b e पावर x e पावर लैम्डा x, या कोई भी e पावर ax कुछ भी लिख सकते हो इसको। log x का नहीं बताया। फिर sin ax sin x sin 2x sin 3x, स्क्वायर करके नहीं बताया मैं आपको, ठीक है? स्क्वायर का करना है तो आपको थोड़ा सा तिगड़मबाजी लगा के बस इतना ही करना है आपको इंटीग्रल, जो हमारे काम का है। और मैंने आपको ये बताया जहां गलती होगी, इसके अलावा कुछ भी आ गया, अगर ये आ गया साइन ऑफ ax या मतलब 3x स्क्वायर प्लस 4 आ गया, तो बोलना नहीं आता है, क्योंकि कोई फॉर्म आपने ऐसी नहीं देखी है जिसमें अंदर क्वाड्रेटिक था, ठीक है? तो बोलो कि द प्रेजेंट नॉलेज इज इनसफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है? डेटा इनसफिशिएंट। मैथ में मिलेगा जब आपको, तब कराया जाएगा। हाँ अभी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे, जैसे मैं ही दे दूं कि ये वाला करके लेके आओ, तो आंसर होगा कि प्रेजेंट नॉलेज इज इनसफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे टाइटल लिखो कि इन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन डू वी नीड टू यूज इंटीग्रेशन, या वी नीड टू यूज इंटीग्रेशन।
जैसे बोलोगे हम, इन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी यूज इंटीग्रेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इंटीग्रल एलिमेंट लेना सिखाता हूं। जैसे आपने dx ले रहे हो, ये जो dx है ना, ये dx लेंथ भी हो सकता है, तो लेंथ होगा तो ये dl की तरह दिख जाएगा कि dl लिख दो सर सपोज। ठीक है, ये जो dx है ये एरिया भी हो सकता है, तो आप उसको dA लिख सकते हो। टाइम हो सकता है, रेडियस का टाइम हो सकता है, dt लिख सकते हो, रेडियस हो सकता है, dr लिख सकते हो। ठीक है, जो भी उसका वैल्यू है, जैसे आप वॉल्यूम हो सकता है, तो आप इसको जिस दोनों एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं। हाँ, जो भी फंक्शन dp dt कुछ भी हो सकता है, ये वॉल्यूम हो सकता है, dv हो सकता है, इंटीग्रल एलिमेंट। अब अलग अलग ये लिख लो यहाँ पे, ये इंटीग्रल एलिमेंट है। सर डी रेडियस क्या डी रेडियस अगर रेडियस को इसमें ले आएगा d थीटा होगा, रेडियन नहीं रहेगा। थीटा ही तो रेडियन है, थीटा का यूनिट है ना रेडियन, तो सिंबल क्या थीटा है ना। यहाँ मीटर थोड़ी लिख रहा हूँ, डी मीटर ऐसा नहीं। क्या फायदा रहा? ठीक है, इंटीग्रल एलिमेंट। अब आपको देखते हैं कि कैसे लेते हैं प्रोसीजर टेकिंग इंटीग्रल एलिमेंट इन अ क्वेश्चन। उसी में फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे यूज होगा वो टेकिंग इंटीग्रल एलिमेंट। ठीक है, एक पहला होता है, सबसे पहला लीनियर इंटीग्रल एलिमेंट, उसको लिखते हैं टेकिंग इंटीग्रल एलिमेंट में लिखिए लीनियर इंटीग्रल एलिमेंट। भी सकता है, स्मॉल मास हो सकता है तो आप इसको डीएम लिख सकते हो, ये स्मॉल टाइम हो सकता है तो ये dt हो सकता है, ये स्मॉल थीटा हो सकता है तो ये d थीटा हो सकता है। वैल्यू अलग अलग आ जाएंगे, dm भी हो सकता है, dt भी हो सकता है, d थीटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की वेरिएबल क्या है, x एक्सिस पे क्या वेरिएबल रखते हो। लीनियर इंटीग्रल एलिमेंट में क्या होता है, जैसे मान लिया एक L लेंथ का रोड है इस तरीके का, ये L लेंथ है। अब मैं बोलूं इसका छोटा सा एलिमेंट लो, लीनियर इंटीग्रल एलिमेंट है, पहला टाइप पढ़ रहे हैं कि लीनियर इंटीग्रल एलिमेंट कैसे लेते हैं, टेकिंग इंटीग्रल एलिमेंट। तो आप बोलोगे सर इसमें कहीं पे भी जाके आप एक dx लेंथ का एलिमेंट ले लो, ये बोल दोगे कि ये जो लेंथ है आपका ये dx लेंथ है, बहुत ही छोटा लेंथ है, दिखाया पड़ा गया है यहाँ पे, कोई dx लेंथ का एलिमेंट। अभी बस लेना सीखो कि एलिमेंट कैसे लिया, ये ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हो आप कि जब आप ये सपोज ये x इक्वल टू 0 है, आप किसी x लेंथ पे गए और वहां पे आपने छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, कितनी लेंथ का, dx लेंथ का। सपोज ये आपका ओरिजिन माना, आपके माइंड में चल रहा है सब कुछ कि इस लेंथ को 0 मानते हैं, यहाँ वाले को इसको 0 मानो, ये ओरिजिन है, तो आप किसी x लेंथ पे जाकर के छोटा सा एक एलिमेंट ले सकते हो, क्योंकि जब हम एरिया निकाल रहे थे तो मैं कैसे ही कर रहा था ना, किसी x लेंथ पे जाके क्या ले रहा था, dx1, फिर आगे जाके dx2, dx3, dx4। अभी आपको बस ये सीखना है कि एलिमेंट में क्या लिया, लीनियर इंटीग्रल एलिमेंट ऐसा दिखेगा आपको कि कोई भी एक लीनियर मतलब लीनियर लेंथ होगी, जनरली रोड का लेंथ है, तो उस पे क्या कर दिया आपने, एक छोटा सा एलिमेंट दिखाना है, तो किसी भी x लेंथ पे जाकर के रैंडम आप एक dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट दिखा दो। अब आपको मान लिया इसका वॉल्यूम पता करना है, हाँ dx लेंथ का इसका वॉल्यूम, ये इसका मास पता करना है, तो मास कितना आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लीनियर डेंसिटी तो अलग अलग वैल्यू आ सकती है, तो वो क्वांटिटी अभी नहीं जा रही है, अभी आप इंटीग्रल एलिमेंट लेना सीखो। दूसरा देखो, लिखो लिखो जल्दी, दूसरा होता है एरिया इंटीग्रल एलिमेंट। एरिया इंटीग्रल एलिमेंट कैसे लेते हैं, एरिया इंटीग्रल एलिमेंट
क्या होगा, तो पहले तो आपके पास कोई एरिया होगा, सपोज ये ए है, ये बी है, आपको कोई एरिया इंटीग्रल डीए लेना है छोटा, तो आप क्या करो, कोई भी अगर एरिया लेना है तो इस तरीके से ले सकते हो, एक छोटा सा एरिया उस स्लैब के ऊपर, तो ये वाला एरिया आ जाएगा आपका डीए। और डीए को क्या लिख सकते हो, अगर इसकी लेंथ अगर डीएक्स हुई, सपोज आपने डीएक्स लेंथ मानी इसकी, तो क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू ए इंटू डीएक्स, क्योंकि तो बस रेक्टेंगल बनेगा, ये तो एक रेक्टेंगल ही बनने वाला है। ये देख लो जो शेडेड एरिया है, ये वाले एरिया की बात हो रही है बेसिकली। हाँ कहीं भी स्लैब ऐसे भी ले सकते हो, तो ये जो आपको चॉइस है वो। मैं आपको सिखा रहा हूँ, जब भी मैं बोलूंगा एरिया इंटीग्रल एलिमेंट लिया गया इस फॉर्म का दिखेगा कि मैंने किसी सरफेस के ऊपर जा करके, क्योंकि वो लीनियर तो होगा नहीं, सरफेस के ऊपर होता है एरिया, लेंथ के ऊपर तो एरिया आएगा नहीं। तो जब भी मैं बोलूंगा कि मैंने एरिया, एक छोटा एलिमेंट लिया एरिया, तो आपको क्या दिखा होगा कि कोई एक सरफेस होगा, उसके ऊपर मैं कोई छोटा एरिया शेडो करके आपको दिखाऊंगा, और मैं उसको डीए इंटू को लेंथ की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख देंगे, एरिया इंटू कोई भी एक लेंथ इंटू दूसरी लेंथ, तो लेंथ कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, ये तो कोई रेक्टेंगल का ये वाला पार्ट, ये तो कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या होगा, क्योंकि अगर ये डीएक्स, अगर मैं थोड़ी अलग जगह लेता, अगर मैं इसको थोड़ा अलग जगह लेता इसी चीज को, तो क्या होता है, dx1 होता है ये, और जगह किसी और जगह लेता तो dx2, तो टोटल क्या आता आपके पास, a इंटू dx1 प्लस a इंटू, सारा एरिया निकालने को बोलूं तो क्या आएगा, a इंटू dx1 प्लस a इंटू dx2 प्लस a इंटू dx3, ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा, dx1 प्लस dx2 प्लस वो क्या बन जाएगा b, तो टोटल एरिया क्या आएगा, a इंटू b, यही आएगा। सिंपल, इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब तीसरा सोचो, वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम इंटीग्रल एलिमेंट, उसको कैसे लिखते हो, यहाँ पर देखो, वॉल्यूम इंटीग्रल एलिमेंट, ठीक है। जैसे मैं इसको स्फीयर के केस में बता रहा हूं, एक आपने लिया स्फीयर स्फीयर है ये मान के चलना, सर्कल नहीं है, स्फीयर लिख लेना वहां पर। आपने क्या किया, एक कोई भी रेडियस पे जा करके एक छोटा सा होलो शेल लिया, इंटीग्रल एलिमेंट पता क्या होता है, जिससे वो पूरा बॉडी बना है ना, ये किससे बना होगा, छोटे छोटे शेल से बना होगा। कितने शेल रहे होंगे, और सबका सब शेल का रेडियस क्या रहा होगा, अलग अलग रहा होगा, ठीक है। तो एलिमेंट वो होता है कि आप उसका बेसिक यूनिट ढूंढने की कोशिश करो, जो भी चीज है, जैसे इसका है, ये क्या है इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट एक ब्रिक है, ये वॉल का, तो सबसे बेसिक यूनिट क्या है, ब्रिक, तो फिर ऐसे आपने जोड़ दिया, तो सबका समेशन क्या बन गया, ये वॉल बन गया। इस तरीके से कर रहा हूं। तो अगर मैं एलिमेंट ढूंढ रहा हूं, तो मैंने एक वॉल्यूम एलिमेंट ढूंढा, तो वॉल्यूम एलिमेंट में क्या आएगा, इसका एरिया है, इसका डीवी वॉल्यूम निकालना है। अब डीवी वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, और आपने क्या माना है दूसरा, कि इसका थिकनेस सपोज dr है, ये जो थिकनेस है ना यहाँ पे, ये जो थिकनेस ले रहे हो आप, ये जो थिकनेस है ये dr है, वहां पे लिख लेना dr थिकनेस। अरे चलिए, ये थिकनेस है dr का, ये dr का थिकनेस है। अब आप वॉल्यूम को देखो, ध्यान से देखना, आपको ये समझ आएगा कि नहीं आएगा जो मैं भी लिख रहा हूं।
वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, इसका छोटा वॉल्यूम, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। ये जो शेल है, शेल का एरिया क्या होगा? अरे जो शेल ड्रॉ किया हुआ है, आर रेडियस का है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है स्क्वायर का? तो ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका सरफेस एरिया पता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और डी आर तो कितना कम एलिमेंट होता है? अब आप ये नहीं बोलोगे सर इंटरनल रेडियस तो आर है और आउटर रेडियस तो आर प्लस डी आर है। मैंने थिकनेस इतना कम लेता हूं कि वेरिएशन नहीं मानते हो। ये वही कह रहा हूं ना कि वो मीन रेडियस है, ठीक है। कुछ मैं बोल रहा हूँ कि ये जो शेडेड पोर्शन है ना, चलो मैं इससे दिखा रहा हूं, इसका सरफेस एरिया बताओ जो अभी मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं। सरफेस एरिया स्क्वायर है ये, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं एरिया मिल गया, एरिया को अगर मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाता है? वॉल्यूम मिल जाता है। कितना थिकनेस लिया मैंने इसका? इसका थिकनेस है ये, तो शेल का वॉल्यूम मिल जाएगा जो लिखा हुआ। ये बेसिकली क्या है, यहां लिख लो, ये है एरिया और ये शेल का है थिकनेस। एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम, उसी से तो आता है। क्यूब का वॉल्यूम कैसे लेते हो? बेस एरिया ए स्क्वायर इंटू हाइट, ए क्यूब बन जाता है। तो अगर वो ए जो हाइट है वो डी आर होती तो क्या लेते? ए स्क्वायर इंटू डी आर। तो वही क्या है, सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको अगर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो जितना वो वॉल्यूम कवर करेगा आ जाएगा। मान लीजिए एरिया इंटू थिकनेस है, वो और कुछ नहीं है। तो वॉल्यूम एलिमेंट ऐसे लिए जाते हैं, स्फेरिकल एलिमेंट दिखाया। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर। इसका इंटीग्रल करो, खुद ही करो। आर स्क्वायर का इंटीग्रल कितना आएगा? आर क्यूब बाई 3। कहां से कहां जा रहे हो? कहां से कहां जा रहे हो? सबसे छोटा शेल कितना होगा? 0। सबसे बड़ा कैपिटल आर। लिमिट पुट करोगे तो आर क्यूब माइनस 0 तो क्या आएगा? 4/3 पाई आर। इसका वॉल्यूम का डेरिवेशन है, वो स्फीयर के वॉल्यूम का डेरिवेशन है। अगर इसका आप इंटीग्रल कर दोगे तो ऐसा dv1 है ये। छोटा शेल लेते तो कितना आता? dv2। और छोटा लेते तो dv3, dv4, dv5। कितने लेते? इनफाइनाइट। सबका सम करने को क्या बोलते हैं? सारे छोटे एलिमेंट हैं, सबका सम इंटीग्रल। तो इंटीग्रल बन जाता है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वैसे ही आते हैं वो फॉर्मूला। कोई अपने आप को आपको रटवाए है ना वो सब कि 4/3 पाई आर क्यूब रट लो। आपने तब पूछा भी नहीं सर ये आया कहां से? सारा सब कुछ जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रल के डेरिवेशन है। क्योंकि उस टाइम तो आपने पूछा भी नहीं ना, आपने 10th में क्यों नहीं पूछा ये आया कैसे? मुझे तो पता है तुम्हारे काम। ठीक है। तो अब बहुत सारे एलिमेंट आप लोगे, तो एक एलिमेंट है जैसे आपने छोटा लिया, अगर मैं स्केल को थोड़ा सा छोटा कर दूं तो dv2 आ जाएगा, थोड़ा और छोटा कर दूं तो dv3। सबका सम करोगे तो टोटल वॉल्यूम मतलब इसी चीज का इंटीग्रल कर दो आप। कहां से कहां? 0 से कैपिटल आर तक आपको वॉल्यूम मिल जाएगा स्फीयर का। 4/3 पाई आर, पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। देखो, डेंसिटी ऑफ अ स्फीयर, density of a sphere, varies with radius as rho equal to rho naught, मतलब rho naught मतलब कोई कांस्टेंट है, rho naught r square।
ठीक है, रो नॉट आर स्क्वायर में वो वेरी कर रहा है। जैसे जैसे क्या हो रहा है, रो नॉट मतलब 4 है मान लो, तो 4 आर स्क्वायर में वेरी कर रहा है। जैसे जैसे आप आर रेडियस को बढ़ाते जा रहे हो, डेंसिटी उसका बढ़ता जा रहा है। तो मतलब अंदर वो बहुत हल्की है, बाहर होते होते वो भारी होती जा रही है, पर यूनिट वॉल्यूम उसका वेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फाइंड the total mass of the sphere if its outer radius, if its radius, sphere है तो inner radius तो हो गया नहीं कुछ, if its radius is 4 meter. Find the total mass of the sphere if its radius is 4 meter. उसका इंटीग्रेशन कर ठीक है, और डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, ये कोई भी केजी पर मीटर क्यूब में है, ये केजी पर मीटर क्यूब में होगा, तो केजी में मास आ जाएगा आपका इसके का। आप देखो खुद ही, तो बेसिकली डेंसिटी वेरी कर रही है। उसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, डेंसिटी का कोई एक बार क्या सोचो, अगर ये डेंसिटी वेरी कर रही है तो स्फीयर किससे बन रहा है, छोटे छोटे शेल से, जिनका वेरिएशन जो भी ऊपर दिखाया था, उन शेल का वेरिएशन है। अगर एक का मास पता चल जाए डीएम, किसी एक शेल का मास पता चल जाए डीएम, तो दूसरे वाले का लिख सकता हूँ डीएम2, तीसरे वाले का लिख सकता हूँ डीएम3, सबको सम कर दो तो बेसिकली इंटीग्रल कर दो, तो आप निकालोगे डीएम, मास निकाला ना टोटल। तो आप बेसिक यूनिट सोचो कि टोटल मास निकालना है, तो मुझे एक छोटे एलिमेंट का मास पता चल जाए, तो मैं इसको इंटीग्रल कर दूंगा तो मुझे पूरी बॉडी का मास पता चल जाएगा। तो पहले तो आप स्फीयर ड्रॉ करो, आपका स्फीयर कैसा दिख रहा है। ड्रॉ करने पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये आपका स्फीयर है सपोज, और इस स्फीयर का आपको रेडियस दिया हुआ 4 मीटर, बट इसका डेंसिटी जो है वेरी कर रहा है। क्योंकि डेंसिटी अगर कांस्टेंट होता तो आप सीधा ही लिख देते मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी का इंटीग्रल कर दे तो डेंसिटी इक्वल टू मास टू वॉल्यूम तो समझ लेंगे। डेंसिटी से मास में ही चले जाओ ना, डेंसिटी से मास में कैसे जाते हो, डेंसिटी क्या होता है, मास कैसे जाओगे, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो और सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो जब भी टोटल, पहले आप देखो चीज क्या निकालना है, टोटल मास निकालना है, तो व्हाट यू नीड टू फाइंड, अगर आपको एक छोटा मास मिल जाए डीएम, तो उसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा आपका, टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो आप वो डीएम सोच रहे हो कि डीएम किसका निकालें, आप वॉल्यूम इंटीग्रल एलिमेंट, क्योंकि स्फीयर दिख गया ना जैसे, तो वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सरफेस होता तो एरिया ऑक्यूपाई करता, रोड होता तो एक लेंथ ऑक्यूपाई करता। तो आपके एलिमेंट इस तरीके से बनेंगे, या तो वो लीनियर होगा, या वो एरियल होगा, या वो वॉल्यूमेट्रिक होगा, 3 एलिमेंट होंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, आपने एक छोटा एलिमेंट लिया जिसका थिकनेस बहुत ही कम है, कितना थिकनेस है इसका, इसका थिकनेस है dr, और कहां पे लिया, ये 4 मीटर है। अब हमें नहीं पता, हमने कोई रैंडम रेडियस पे लिया, r पे, जनरल लो, आपने क्या लिया, एक शेल लिया एक रैंडम रेडियस पे dr थिकनेस का। अब अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो आपको पता चल जाएगा कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू थिकनेस कितना होता है dr। ये भी निकाला था, ये भी निकाला सर। इसको अभी जैसे मैंने 4 पाई आर स्क्वायर लिखा है, 4 पाई आर कहां से आया, 4 पाई आर स्क्वायर कहां से आया, सरफेस एरिया, वो कैसे प्रूव हुआ, मतलब किसी भी वॉल्यूम को क्या लिखते हो, बेस एरिया इनटू हाइट, वही क्या है। बेस एरिया क्या होगा इसका, अगर मैं इसको खोल के रख दूं, बॉल को काटूं और खोल के मैं इसको रख दूं, तो ये तो सरफेस एरिया कितना ही रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। जैसे आपने देखा ना रेक्टेंगल से सिलेंडर बन जाता है, तो 2 पाई आर एच वैसे आता है। एल को क्या लिख देते हो, 2 पाई आर, और एच क्या हो जाता है, ब्रेड। तो वैसे ये 4 पाई आर स्क्वायर को खोलोगे तो आप एक क्या बन जाएगा, बॉल को काट सकते हो आप, काट के रख सकते हो, वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा उसका, सरफेस एरिया रहेगा, थिकनेस कितनी है, जितनी थी उतनी रहेगी।
तो मैंने वो ले लिया 4πr² इंटू डी आर। अब अगर मैं सोचूं इसका मास, अगर ये छोटा एलिमेंट है इसका मास भी पता चल जाए तो मजा ही आ जाए। तो डीएम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास ऑफ दिस एलिमेंट, मास ऑफ दिस एलिमेंट होगा डीएम इंटू रो इंटू डीवी। ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, ऐसे कितने स्फीयर हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक पे dv1 लिखो, अगले का dv2 dv3, मास कितने होंगे? रो पता है सर, ये तो रो तो वेरिएबल है, तो मैंने तो कोई रैंडम मार लिया ना, वहां का रो क्या होगा? रो नॉट आर स्क्वायर। मैंने एलिमेंट इतना छोटा लिया कि वेरिएशन आर डेंसिटी में जो वेरिएशन होगा उस टाइम में उसको इग्नोर कर सकता हूं। उस dr में तो कांस्टेंट मान ही सकता हूं डेंसिटी को, क्योंकि dr तो कितना है, बहुत छोटा एलिमेंट है। तो जो r पे डेंसिटी है और जो r प्लस dr पे डेंसिटी है वो तो सेम ही मान सकता हूं, वो तो सेम मान सकता है ना, कि उस छोटे से, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे डेंसिटी है और जो उसके इसके इस पॉइंट पे डेंसिटी है, ये पॉइंट इतने पास है कि डेंसिटी को वेरी नेग्लिजिबल मान सकते हैं, कि डेंसिटी में वेरिएशन नहीं होगा। तो इस रीजन के लिए डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, इसका वॉल्यूम भी पता है, तो जब कांस्टेंट डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम भी पता है, तो मास कितना आएगा? डेंसिटी इंटू आर पे डेंसिटी का फॉर्मूला है आपके पास, किसी भी रैंडम आर पे डेंसिटी है, वो तो दिया हुआ वेरिएशन कितना है, रो नॉट आर स्क्वायर। तो डीएम कितना आ जाएगा, इसको पुट कर दोगे रो नॉट इंटू आर स्क्वायर, और डीबी है आपके पास, ये आ जाएगा डीएम। तो मतलब डीएम कितना आ गया आपका, रो नॉट आर स्क्वायर, और डीबी का कितना आया, 4π आर स्क्वायर डी आर। ये आ गया एक एलिमेंट का। इफ यू वांट टू फाइंड द टोटल मास, तो टोटल मास कितना आएगा, टोटल मास इज इंटीग्रल ऑफ ऑल डीएम, मतलब dm1 टू dm2 dm3 dm4 और dm इंफिनिट जहां तक होंगे वो एलिमेंट सबको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू 4 मीटर तक। इस ऐसे ही होता है इंटीग्रेशन। करो, समझ आया? क्या किया हमने, पूरी स्क्रीन दिख जाएगी, ये देखो। आप कर क्या रहे हो वो सोचो, आप अपने माइंड में सोचो। आपने क्या किया, यहां की डेंसिटी निकाल ली, कितनी थी दी हुई क्वेश्चन में, मैंने इतना छोटा वेरिएशन लिया ना, तो उसमें डेंसिटी को कांस्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि r और dr बहुत ही पास है। ठीक है, वो जो अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे रो2 मान लूं और यहाँ पे रो1 मान लूं और उनका डिफरेंस लेने की कोशिश करूं तो 0 आएगा, मतलब कोई वेरिएशन हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये करने की कोशिश करें। अब मेरे पास वॉल्यूम आया, वॉल्यूम से मैंने निकाला मास। क्यों निकाला मैंने मास, क्योंकि मेरे वो क्वेश्चन में पूछा हुआ है मास निकालना, टोटल मास निकालना। तो मैंने अपने माइंड में सोचा कि अगर मेरे को एक छोटे एलिमेंट का मास पता चल जाए तो मैं सारे बॉडी का मास इंटीग्रल करके निकाल सकता हूं, क्योंकि इंटीग्रल है छोटे छोटे चीजों को जोड़ना। मुझसे फिजिकल क्वांटिटी पूछी हुई है मास, तो मैं निकालूंगा छोटा सा मास एलिमेंट। तो मैंने इस वजह से मैं डीवी से गया डीएम पे। डीएम क्यों निकाल पाया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में रो गिवन था, तो मैं रो से मास पे जाना मेरे लिए इजी हो गया कि डेंसिटी को डीवी से मल्टीप्लाई कर दूं तो छोटे से वॉल्यूम का इसका मास आ जाएगा। ये जो छोटा वॉल्यूम है इसका मास आ जाएगा डीएम। अब ऐसे कितने शेल हैं वो भी मुझे माइंड में पता है कि ऐसे तो बहुत सारे शेल हो सकते हैं, तो सबका जोड़ूंगा तो मेरे माइंड में तब आएगा कि तो इंटीग्रल का जैसा कुछ लग रहा है, इंटीग्रल से निकाला जा सकता है, तो निकाल लो। ये फॉर्मूला कितना बन गया, रो नॉट तो है ही, 4π है ही, कांस्टेंट है ये तो, r⁴ dr, ये तो इतना ही बन गया। r⁴ का ग्राफ बनेगा बेसिकली, उससे कुछ मल्टीप्लाई है लैम्डा 4π r0। ग्राफ में नहीं जाए क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको करके देखो, बट इंटीग्रल तो पॉसिबल हो जाएगा। 4π रो नॉट r⁴ dr को इंटीग्रल करना है 0 से 4 तक। क्या क्या बाहर आएगा बताओ, खुद ही सोचो। 4 बाहर, पाई बाहर, रो नॉट बाहर। r⁴ का इंटीग्रल करना है कहां से कहां, 0 से
4 तक dr के साथ, तो आपका आंसर आएगा 4 पाई रो नोट, r पावर 4 कितना है, r पावर 5/5, कहां से कहां, 0 से 4 तक, आप बेसिकली ये कर दोगे 4 पाई रो नोट, यहाँ पे क्या आएगा 4 पावर 5/5, तो 4 पावर 5 यानी कि अगर टोटल लिखूं तो 4 की पावर 6 डिवाइड बाय 5 पाई रो नोट, कितना केजी आंसर आ जाएगा। टोटल रो नोट दिया होता तो एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाती, मैं रो नोट को अगर 5 दे दूं कि 5 r स्क्वायर वेरी कर रहा था, तो रो नोट की टर्म में ही आएगा क्योंकि डेंसिटी रो नोट की टर्म में। ये एक वन ऑफ द क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम फिजिक्स में बहुत सारे करेंगे, बीच बीच में आते रहेंगे, हर जगह नहीं कि हर क्वेश्चन में लगना है कैसे, आपको ये पता चल जाएगा कहां लगना, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी चीजें वेरी करेंगी, तो जब भी वेरी करना है तो आप एक छोटे एलिमेंट का चेंज निकाल लो, ऐसे कितने एलिमेंट बनेंगे, बहुत सारे, और फिर सबका निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। आपको एक लार्ज स्केल पे वेरिएशन गिवन होगा, जैसे यहाँ पे डेंसिटी कहां था, रेडियस के अलोंग गिवन था, आपको खुद ही आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में सर इंटीग्रल लग रहा है। कैसे पता चलेगा, एक वेरिएशन गिवन होगा, आपको किसी पॉइंट पे जाकर के छोटा एलिमेंट निकालना और उसको इंटीग्रेट कर देना। मास पूछा होगा तो छोटा मास निकालना, डेंसिटी पूछा होगा तो छोटी डेंसिटी निकालना, लेंथ पूछा होगा तो छोटी लेंथ निकालना, एरिया पूछा होगा तो छोटा एरिया निकाल लेंगे। ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जब हम करेंगे तब मैं आपको बार बार आपको रिमाइंड करा दूंगा, क्योंकि जब जब आएंगे ना तब तक मैं आपको रिलेट करता रहूंगा कि ये हमने इस तरीके से एलिमेंट लेना सीखा था, और उस एलिमेंट को मास, जैसे इसमें डी भी लेना सीखा था मैंने, बट मैंने किसमें कन्वर्ट किया, इसको डीएम में कन्वर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि मेरा क्वेश्चन का डिमांड वैसा था, अपने मन से नहीं किया मैंने उसको डीएम में कन्वर्ट, मेरे क्वेश्चन का डिमांड था कि मैं उसको डीएम में कन्वर्ट करूं। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे तो हम वही करेंगे, क्योंकि अब अभी मैंने एक मास करके दिखाया, अब ये क्वेश्चन मोमेंटम में आ सकता है, एक्सेलरेशन निकालना आ सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जाएगा, बहुत सारी क्वांटिटी बन जाएंगी, जो जो y और x की वेरिएशन रखोगे तो मिलते रहेंगे। ठीक है, यहां पे इंटीग्रेशन हो रहा है ओवर। कल से हम शुरू करेंगे वेक्टर एनालिसिस। कि वेक्टर क्या होते हैं, फिजिक्स में एंटर कर रहे हैं, कल से आप प्रिपेयर हो गए ना। एक नई, अगर आपने मतलब रफ नोटबुक चला रहे हो अभी, तो एक फिजिक्स की नोटबुक रफ, मतलब अब से आपका नोट्स बनाना शुरू कर देना, अच्छे नोट्स। क्या इसके बाद नहीं, ये भी बनाने थे नोट्स, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनाने, मतलब अब से थोड़ा और सिंसियरिटी से काम करना है, क्योंकि आपसे जो कल से जो चीजें शुरू होंगी वो डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। ये तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स सीखने के लिए डेवलप कर रहे थे, क्योंकि ये काम आएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको अभी बंद कर रहा हूं।